सच से घबराते हैं, लोगों को सच बताने से दूर भागते हैं। चाइना की स्थिति जैसे लगातार है, चाइना के साथ हमारे जो रिश्ते इस समय होते जा रहे हैं, जो उनमें कड़वाहट है, लगातार स्थिति वहां पर बिगड़ती चली जा रही है। और विपक्ष के कहने के बावजूद फौज के रिटायर्ड जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, कई सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनकी कई जो रिपोर्ट्स हैं उसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री सच बताने को तैयार नहीं है, स्वीकार करने को भी तैयार नहीं है। स्थिति इसलिए बड़ी भयानक होती चली जा रही है साथियों। और अगर वर्तमान भाजपा सरकार की सारी कार्यप्रणाली, सारी करतूतें अगर आप देख रहे हैं, वो अलग बात है कि वो गलत काम कर रही है, देश के हित में नहीं, देश के विरोध में काम कर रही है और चंद लोगों के हित में काम कर रही है। लेकिन जो भाजपा जो काम कर रही है वो तभी कर पा रही है जब राजनीतिक सत्ता उसके हाथ में है। अगर राजनीतिक सत्ता उसके हाथ में न हो तो कुछ भी नहीं कर सकते। आज जितना भी कुछ उसने किया है, देश के साथ में जिस तरह से खिलवाड़ कर रही है वो, ये पीछे भी जो भी सरकारें आई, अगर कुछ भी वो कर पाई तो वो राजनीति की वजह से ही कर पाई। तो राजनीतिक ताकत वो है। अगर आपको लोगों को नौकरी देनी है तो राजनीतिक शक्ति काम आएगी, लोगों को नौकरी से हटाना है तो राजनीति का इस्तेमाल होगा, देश को आगे बढ़ाना है तो राजनीति का इस्तेमाल होगा, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करना है, देश के लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा मिल सके, इसके लिए काम करना है, तो राजनीति से अलग कोई क्षेत्र नहीं है। लोग कहने को चाहे कहीं कुछ भी कहें, लेकिन ये राजनीति के माध्यम से जितना अच्छे तरीके से हो सकता है वो कोई दूसरे और किसी तरीके से हो नहीं सकता। लोगों को मेडिकल फैसिलिटी देनी हो, अस्पताल, डॉक्टर, दवाइयां देनी हो और रीजनेबल कीमत पर देनी हो, कम कीमत पर देनी हो, यह कैसे संभव है साथियों? केवल राजनीति से संभव। अभी मैं आप देख रहा था, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं साथियों, एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, शायद पंजाब से है कहीं, एक सरदार जी हैं मेडिकल स्टोर के, और उन्होंने बताया कि एक दवाई उन्होंने दिखाई, 2-3 दवाइयां दिखाई उन्होंने। एक दवाई उन्होंने दिखाई, उसकी कीमत 108 रुपए, उस पर प्रिंट है 108 रुपए, लेकिन 108 रुपए उसका एमआरपी है, यानी इतने में बेची जा रही है, और वो एक्चुअल में कितने की है? 9 रुपए की। इस 9 रुपए की दवाई को 108 में बेच रहे हैं। किस लिए संभव है? राजनीति की वजह से। और राजनीति की वजह से संभव है कि वो 9 रुपए की दवाई 9 रुपए में ही बिके, या 10 रुपए या 11 रुपए में बिके, लेकिन 108 में बिक रही है। इसे कौन कंट्रोल करेगा साथियों? केवल यही नहीं, एक और दवाई उन्होंने बताई, उसकी कीमत उन्होंने बताई साथियों 2500 रुपए, 2500 कुछ रुपए कीमत बताई। और एक्चुअल कीमत क्या है उस दवाई की? उस दवाई की एक्चुअल कीमत है साथियों 419 रुपए। 419 रुपए की दवाई 2500 रुपए में बेची जा रही है। कौन रोकेगा इसे? कौन कंट्रोल करेगा इसे? क्या आप और हमारे बद की, हमारे लिए संभव है क्या? आम जनता के लिए संभव है क्या? नहीं साथियों, केवल और केवल राजनीति से ही यह सब संभव है। कुछ भी काम इस देश में अगर आपको करना है जो बहुसंख्यक या बहुत से लोगों के भले के लिए हो, देश के भले के लिए हो, वो राजनीति से ही संभव है, इसके बिना संभव नहीं है साथियों। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, हो ही नहीं सकता है। तो राजनीतिक शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है, और इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि राजनीति हर ताले की चाबी है। हमने इसीलिए बहुत सोच समझ के, बहुत विचार विमर्श के बाद, जमीन पर बहुत काम करने के बाद 2013 में यह पार्टी बनाई, पॉलिटिकल पार्टी, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी साथी। और इस पार्टी के बनाने के बाद लगातार हमने जमीन पे काम किया। हमने पार्टी बनाई साथियों,
26 नवंबर 2013 को चुनाव आयोग ने, भारतीय चुनाव आयोग ने 29 मार्च 2014 को हमारी पार्टी को रजिस्टर किया। उसके बाद हम सबसे पहले 2017 में हमारी पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ा साथियों, उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर। उसके बाद जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस लोकसभा के चुनाव में हमने मणिपुर में एक सीट पर हमारे जो मणिपुर प्रदेश के अध्यक्ष हैं सेंजोम नंदेश्वर, उनको हमने लड़ाया। बाकी और किसी भी सीट पर हमने इलेक्शन नहीं लड़ा। हमने हर जगह बीजेपी के विरोध में जो भी गठबंधन है हमने उसको सपोर्ट किया। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा और आरएलडी का जो गठबंधन था, हमने उसको खुल के समर्थन दिया। ठीक इसी तरह से हमने यहां पे दिल्ली में बीजेपी के विरोध में हमने समर्थन दिया। तो हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट रही और राजनीति में आने का बिल्कुल स्पष्ट कारण आपको समझ में आ ही गया होगा। हमने बता दिया कि जो कुछ भी हो सकता है राजनीति से हो सकता है, और राजनीति में जो फैली हुई गंदगी है, इस गंदगी को अगर साफ किया जा सकता है तो राजनीति में आके ही किया जा सकता है। इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है साथियों। आप कुछ भी कर लें, कुछ भी समझ लें, लेकिन राजनीति की गंदगी राजनीति में आके ही साफ हो सकेगी, उसके बिना संभव नहीं है। आपको ध्यान है, बहुत गालियां देते थे केजरीवाल राजनीति वालों को, लेकिन अंत में पार्टी बनाई और पार्टी बना के इलेक्शन लड़ा राजनीति में, और उसके बाद ही जो भी कुछ कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। सिर्फ राजनीति से ही संभव है साथियों। और मेरा मानना हमेशा से ये रहा है, और मैंने हमेशा ये बात कही है, 2010 से तो मैं लगातार काम कर रहा हूं जमीन पर। हर जगह जहां गया हूं मैंने यही बात कही है कि राजनीति में अच्छे पढ़े लिखे समझदार योग्य लोगों की, निडर लोगों की, निष्पक्ष लोगों की, कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ताओं की निहायत जरूरत है। जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति किसी हालत में भी अच्छी नहीं होगी। और ये जो सरकारें हैं जो आज हैं या पीछे भी रही हैं, इन्होंने सिर्फ कहा है, लेकिन गरीब के नाम पर, जनता के नाम पर जनता को ही धोखा दिया। जनता के लिए कोई काम किया नहीं। वो काम लगातार ऐसे रहे। कुछ ही लोग अमीर होते चले गए, नेता अमीर होते चले गए, बिजनेसमैन अमीर होते चले गए, और अमीर और गरीब की खाई लगातार बढ़ती चली गई। कारण उसका ये रहा कि राजनीति में स्वार्थी लोग आए, समझदार, निष्पक्ष और निडर लोग, समाज के लिए काम करने वाले ईमानदार लोग राजनीति में नहीं आए। ईमानदार लोग, अच्छे लोग, क्वालिफाइड लोग घर में बैठे चाय की चुस्कियां लेते हुए चर्चा तो करते हैं, राजनीति पर गालियां देते हैं राजनीति को, राजनीति गंदी है, लेकिन इस गंदगी में उतरकर आकर कोई भी इस गंदगी को साफ करने के लिए तैयार नहीं है। और आप जब तक इसमें उतरकर साफ इसको नहीं करेंगे, ये गंदगी और बढ़ती जाएगी। और जिस तरह से इसने हम सबका जीना हराम कर दिया है, आने वाले समय में हम सबका जीना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, दूभर हो जाएगा। इसलिए राजनीति में आना निहायत जरूरी है। एक महान विद्वान है, उन्होंने कहा भी है कि राजनीति में भाग नहीं लेने का मतलब यह है अयोग्य लोग आप पर शासन करने लगेंगे। और आज यही हो रहा है। आज की हालत आप देख रहे हैं कि वो लोग जिन्हें कुछ नहीं आता, जो देश को बर्बाद करने पर तुले हैं, वो देश पर राज कर रहे हैं। जिन्होंने आर्थिक रूप से देश को बर्बाद कर दिया, शैक्षणिक रूप से देश को बर्बाद कर दिया, सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में देश को बर्बाद कर दिया, जातीय घृणा, सांप्रदायिक घृणा इतनी फैलाई कि लोगों में, इस देश में नफरत का बाजार चारों तरफ बिखरा पड़ा है। आज की तारीख में जो मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए लोगों को, वो नहीं है। आज कोरोना के समय में ये बिल्कुल नंगा हो गया सब कुछ कि जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, लैब असिस्टेंट्स हैं और बाकी जो सुरक्षा कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उन तक को आज भी 3 महीने से ज्यादा हो गए कोरोना के चलते हुए, उनके पास पीपीई किट नहीं है जो वो अपनी सुरक्षा कर सके और देश के लोगों की सेवा कर सके, उन्हें बचा सके। ये हाल है। ऐसा नहीं कि संभव नहीं है, बिल्कुल संभव है।
जो तेल की कीमतें जिस तरह से बढ़ाई गई हैं और 2013 में जो तेल की कीमतें थी उन पर जो एक्साइज ड्यूटी ली जाती थी 9 रुपए 20 पैसे, और आज जो ली जा रही है वो 32 रुपए 89 पैसे, यानी लगभग 33 रुपए। इतनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। उन हालात में जो पैसा तेल के माध्यम से ही सरकार कमा रही है, लाखों करोड़ रुपए सालाना के, अगर वो ही ईमानदारी से शिक्षा में, चिकित्सा में लगा दिया जाए तो देश की हालत बहुत बढ़िया हो जाएगी। यह देश वाकई में दुनिया में नंबर बनने की तरफ अग्रसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। नेताओं के, सत्ताधारियों के अपने जो उनके सारे खर्चे हैं, ठाठ हैं, उसमें कोई कभी कमी नहीं आती, लेकिन जनता के लिए जिस भी चीज की जरूरत है उसमें हमेशा कमी नजर आएगी। वो कहीं आपको नजर आएगा ही नहीं। एक चीज से आप समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। ये जो मोदी सरकार अपने आप को कहती है कि बड़ी राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है, चाइना का उदाहरण आपने देख लिया। और प्रधानमंत्री के ये कहने के बाद जो दुनिया में थू थू प्रधानमंत्री की हो रही है, और चाइना इसका लाभ लेके उसी वाक्य का फायदा उठा के दुनिया को बता रहा कि हमने तो कोई कब्जा नहीं किया, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि ना तो हमारे सीमा में कोई घुस आया है, ना ही कोई घुसा हुआ है, और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। तो फिर हमारे 20 सैनिक, उनकी हत्या किसने की? वो शहीद कैसे हुए? हमारे 10 सैनिकों को, जिनमें 6 सीनियर ऑफिसर थे, उनको बंधक बना के किसने रखा गया? क्यों रखा गया? हमारे जो 76 जो सैनिक हैं वो घायल हुए, कैसे घायल हुए? और यही सरकार अब इसने अध्यादेश लाए हैं जिसमें किसानों की रीढ़ तोड़ दी है इसने। और इसने जो किया है वो, मैं सीधे सीधे कहूंगा कि मोदी सरकार ने किसानों की पीठ में छुरा भोंका है। और क्या है वो साथियों, कि जो मक्का का हम निर्यात करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, आज हमारा देश मक्का का आयात करने लगा है। 3,20,000 टन मक्का का आयात 2019 के बाद हम कर चुके हैं। और क्यों कर चुके हैं? जब हमारे पास मक्का का इतना बड़ा भंडार है, हम उसे निर्यात करते थे, तो आयात क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि ट्रंप ने कहा है, अमेरिका ने कहा है कि तुम्हें आयात करना पड़ेगा। तो ये जो 56 इंच की सीने वाला जो यहां का देश का प्रधानमंत्री, देश का प्रधान सेवक, उसकी टांगें कांपने लगी अमेरिका के सामने। ये यूं कहा जाए कि अमेरिका की चापलूसी करने में अपना आत्मसम्मान, देश का स्वाभिमान बेच दिया, और आज देश उस मक्का को आयात कर रहा है। और उससे नुकसान कितना बड़ा हुआ है इसे भी समझ लेने की जरूरत है साथियों। नुकसान उससे इतना बड़ा हुआ है कि जो मक्का 2019-20 में 2000 से लेके 2400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रही थी, वही मक्का आज की तारीख में 800 रुपए से 1000 रुपए क्विंटल में बिक रही है। तो क्या किसान मर नहीं गया? एमएसपी को खत्म कर दिया, कोई एमएसपी नहीं, और कह दिया कि किसान अपनी फसल को जितनी कीमत में बेचना चाहे, जहां बेचना चाहे बेचे। अरे जब एमएसपी थी तब उसका थोड़ा बहुत उसे कुछ मिल पाता था। एक डर था कि भाई इतने में तो खरीदना ही है, इससे कम में तो खरीदना ही नहीं है। उस समय भी इससे कम में खरीदा जा रहा था, अब तो कुछ है ही नहीं। तो जो भी बिजनेसमैन है, व्यापारी है, जितने में चाहेगा खरीदेगा। कहे भाई इतने में देनी है दे, नहीं देनी है तो मत दे। क्योंकि किसान के पास कोई भी ऐसी उसके पास क्षमता नहीं है कि वो उस अपनी फसल को, अनाज को रोक सके, और रोकने के बाद में उसे कुछ समय बाद जब उसके दाम बढ़े हो या जब उसकी कीमत उसे मिल रही हो अच्छी, तब बेच सके। उसके पास सुविधा ही नहीं है। क्योंकि उसकी तो स्थिति यह है, 80% किसान की इस देश में स्थिति यह है कि उसे फसल कटी और बेच के बाकी सारे अपने काम करने, कर्जा पटाना है, किसी को बेटी की शादी करनी है वो करना है, घर के और खर्चे हैं वो जो है वो सब करना, पढ़ाई के लिए देना, ये स्थिति है। तो ऐसे में एमएसपी हटा दी, मक्का का निर्यात बंद कर दिया। मक्का के निर्यात पे एक्साइज ड्यूटी वो बहुत कम कर, जो ड्यूटी थी वो कम कर दी, आयात ड्यूटी घटा दी, जिसका नतीजा यह है
कि 3,20,000 क्विंटल मक्का आयात की, निर्यात करने वाला देश आयात करने वाला हो गया। और केवल यही नहीं साथियों, जो आज सोलर पैनल हम चाइना से खरीद रहे हैं, वो सोलर पैनल कभी एक समय में, या और बहुत ज्यादा समय नहीं है, थोड़े समय पहले 2013 से पहले ही भारत निर्यात करता था। जिस चीज को हम निर्यात करते थे दुनिया में बेचते थे, हम बढ़िया क्वालिटी का बेचते थे, और आज हम घटिया क्वालिटी का चाइना से खरीद रहे हैं। ये चाइना के साथ देश के प्रधानमंत्री की दोस्ती का परिणाम है जो बर्बाद। इन हालात में क्या करेंगे साथियों आप? बिना राजनीति के यह संभव नहीं है। ये जो राजनीति में बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, जो देश का खून चूस रहे हैं, देश के लोगों का खून चूस रहे हैं, उनका हक मार रहे हैं, उन्हें जो देना चाहिए था उन्हें नहीं मिल रहा, और लूट लूट के अपना घर बढ़ रहे, स्वार्थी के स्वार्थी। इन्हें हटाएंगे कैसे आप? बिना राजनीति में आए हटा सकेंगे? नहीं हटा सकते। राजनीति में आना पड़ेगा, राजनीति को समझना पड़ेगा, और समझ के उसी हिसाब से इसका जवाब देना पड़ेगा। तभी आप इन सब से छुटकारा पा सकेंगे, तभी देश आगे बढ़ सकेगा, आपको आपका हक मिल सकेगा। तो अपने हक के लिए तो लड़ना पड़ेगा, आपके हक के लिए दूसरा नहीं लड़ेगा। इसीलिए हमने ये पार्टी बनाई, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, और इस पार्टी के तहत हमने लगातार अब काम किया है, हम लगातार काम कर रहे हैं, और पूरे देश में अब हमसे लोग लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं। साथियों, हमारी पार्टी का बहुत सीधा एजेंडा है। देश का जो संविधान है उस संविधान को पूरी तरह से लागू करना है। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर साहब काशीराम जी ने जो हमें सिखाया, जो हमें बताया, हमें उस रास्ते पर चलना है साथियों। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।